हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुक। अनुक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आ गए हैं पॉलिटी का जो 14th लेक्चर है। अब तक हमने 13th लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, तो आज की और जो पॉलिटी का 14th लेक्चर है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ऐसे ही वीडियो आपको लगातार पाने के लिए, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए आप लोग तुरंत फटाफट, जिससे आपको जैसे ही हम लोग अपलोड वीडियो हमारा आता है तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से आपको मिल जाएगा, स्टडी विद अनुक से, जहाँ पर आपको हर तरह की जितनी भी पीपीटी है आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है पॉलिटी का, जो हमारा ये 14th लेक्चर है, तो उसका आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच हाउस इज द प्रोसाइडिंग ऑफिसर नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस? यानी कौन सा ऐसा हाउस है जिसमें प्रोसाइडिंग ऑफिसर उस हाउस का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है राज्यसभा, ऑप्शन बी है आपका लोकसभा, ऑप्शन सी है आपका विधानसभा, ऑप्शन डी है आपका विधान परिषद। तो कौन सा हाउस है? वो है आपका राज्यसभा। राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? चेयरमैन जिसे बोलते हैं। तो चेयरमैन होते हैं, कौन होते हैं चेयरमैन? जल्दी बताएं। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या होते हैं? ई एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, ई एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो वाइस चेयरमैन जो यानी वाइस प्रेसिडेंट क्या है? किसी पार्लियामेंट के हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, बाकी सबके क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। तो ऑप्शन क्या आंसर होगा इसका? आंसर राज्यसभा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है इस क्लास का, इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? यानी कि जो राज्यसभा है उसकी नंबर ऑफ संख्या, जो फिक्स स्ट्रेंथ है वो कितनी है? तो ऑप्शन आपका दिया है 220, ऑप्शन बी है आपका 230 एंड ऑप्शन सी दिया है 210, ऑप्शन डी दिया है 250। तो फिक्स्ड स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की? वो है आपका 250। तो अगर इस समय प्रेजेंट की बात करेंगे तो कितनी है? 245 है सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स। इसमें से 12 क्या होते हैं आपके? 12 नॉमिनेटेड होते हैं। क्या होते हैं? 12 लोग जो होते हैं नॉमिनेटेड किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो इसमें से घटा दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 233 आपके क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि कुछ लिस्ट स्टेट्स दी हैं, उनकी नंबर ऑफ सीट्स राज्यसभा की दी हैं। ठीक है, तो पहला दिया है स्टेट गुजरात। तो गुजरात में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है पूछा जा रहा है। ठीक है, कितनी है आपको? 11 है। गुजरात में कितनी है? 11 सीट्स हैं। अगर इसी तरह से बात करें हम लोग इसकी, कर्नाटका में कितनी है? तो 12 सीट है राज्यसभा की। केरला की बात करें तो केरला में कितनी है आपकी? 9 है राज्यसभा की सीट्स। और उड़ीसा में कितनी है आपकी? 10। तो आप देख पा रहे होंगे, तो पहले का क्या है? 2 3 तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 3 1 4। तो ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा से हमारी क्या इस समय जो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, कौन है प्रेसिडेंट? तो वो है आपकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, नेक्स्ट अभी इस साल किसमें कहाँ पर इलेक्शन होने हैं? तो गुजरात में इस साल आपके इलेक्शन होने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपके, व्हाट विल फॉलो इफ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा? यानी कौन सी चीज़ फॉलो की जाएगी अगर राज्यसभा ने क्या है? मनी बिल को अमेंड किया है। ठीक है, यानी कि उसमें कुछ चेंज करने के लिए रिकमेंडेशन दिया है। तो ऑप्शन ए दिया है, कह रहा है लोकसभा में स्टिल प्रोसीड द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। यानी कह रहे हैं कि अगर लोकसभा चाहे तो कोई जो रिकमेंडेशन दिए उसको एक्सेप्ट करे या ना एक्सेप्ट करे, और उसको फिर से फर्दर बिल को क्या कर सकती है? राज्य लोकसभा पास कर सकती है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरे में कह रहे हैं लोकसभा कैन नॉट बी कंसीडर द बिल फर्दर, यानी उसके बाद लोकसभा अगर उसने रिकमेंडेशन दी है अगर राज्यसभा ने, तो लोकसभा क्या करेगी? उसके बाद कोई कंसीडर नहीं करेगी। ये कोई जरूरी नहीं, वो कर भी सकती है और नहीं कर सकती, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है लोकसभा में सेंड द बिल टू राज्यसभा फॉर द रिकंसिडरेशन, यानी कह रहे हैं कि लोकसभा खुद से दोबारा से बिल भेज सकती है राज्यसभा की जो रिकंसिडर करें, यानी जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी हो तो उनको ना माने या ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं करती है। ठीक है, प्रेसिडेंट कह रहे हैं, नेक्स्ट क्या दिया ऑप्शन? प्रेसिडेंट में कॉल अ ज्वाइंट सिटिंग फॉर द पासिंग ऑफ द बिल्स। तो ये जरूर याद रखिएगा, ज्वाइंट सिटिंग केवल और किसके लिए होता है? ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ऑर्डिनरी जो बिल है उसके पास के लिए या उसके डिस्कशन के लिए
होता है, ऑर्डिनरी बिल के लिए ही केवल होता है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए होता है, ना तो मनी बिल के लिए जॉइंट सेशन होता है। ठीक है, तो याद रखिए। तो इसका स्टेटमेंट कौन सा है, वो लोकसभा, ये पहला ऑप्शन इसका सही है कि लोकसभा उसके बाद भी रिकमेंडेशन देने के बाद भी क्या कर सकती है, उस बिल को क्या कर सकती, फर्दर प्रोसीड करेगी, चाहे वो उसकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट भी कर सकती है और चाहे उसको एक्सेप्ट ना भी करे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है द ई एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ई एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? ऑप्शन ए में दिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बी दिया है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी दिया है द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी दिया है द स्पीकर। तो ई एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी बताया हमने कौन होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल के अंदर आता है, तो आर्टिकल होता है 63। कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 63 में। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट के आर्टिकल क्या आता है, अंडर आता है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 में क्या ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिफिकेशन बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। यानी कि जो क्वालिफिकेशन के बारे में बात की, जो राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं, तो उसमें करेक्ट आपको चूज करना है। ठीक है, करेक्ट चूज करना है कोड। तो पहला कह रहा है स्टेटमेंट क्या है, इट शुड बी एटलीस्ट 30 ईयर ऑफ एज, यानी कि राज्यसभा का मेंबर होने के लिए कम से कम 30 साल एज होनी चाहिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपका दिया है। जो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, शुड बी रजिस्टर्ड एज द वोटर ऑन द लिस्ट ऑफ द वोटर्स इन द स्टेट फ्रॉम विच द कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, यानी कि वो जो कैंडिडेट इलेक्ट हो रहा है, जहां से इलेक्शन लड़ रहा है, जहां से इलेक्ट हो रहा है, वहां का उस स्टेट में क्या हो, वोटर कह रहा है इलेक्टेड होना चाहिए, यानी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने अभी देखिए जयशंकर प्रसाद जी का नाम सुना होगा, जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, वो कहाँ से आके एमपी हैं राज्यसभा के, वो यूपी से हैं। तो क्या वो यूपी से बिलोंग करते हैं? यूपी में उनका वोट है? नहीं है। तो ऐसा ये बाउंडेशन नहीं है। तो ये क्या स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है शुड नॉट बी होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द कोड, यानी कि कोई भी किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ये तो एकदम सही बात है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? 1 और 3 करेक्ट है और सेकंड आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए कौन सा है। पहले ऑप्शन में क्या है, 1 एंड 2 करेक्ट दिया गया है, तो ये हमारा नहीं होगा। सेकंड में क्या है, 1 एंड 3 करेक्ट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 7th नंबर क्वेश्चन है आपका। इसमें बोला गया हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द डिलीवरेशंस ऑफ लोकसभा व्हाइल बीइंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि अगर लोकसभा में कोई डिलीवरेशन या डिस्कशन चल रहा होगा तो भी वो मेंबर और वो लोकसभा में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन क्या है, उसके बावजूद भी कि वो राज्यसभा का मेंबर हो। यानी कि कोई में जो आप पर्टिकुलर एक व्यक्ति होगा या एमपी होगा, वो हो राज्यसभा से इलेक्टेड होगा, लेकिन लोकसभा की जो कार्यवाही है उसमें क्या करेगा, पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वो कब कर सकता है? तो ऑप्शन आपका दिया है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा हु इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ इन अ फील्ड, यानी कि राज्यसभा का जो नॉमिनेटेड मेंबर हो वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में अगर कहना एक्सपर्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, राज्यसभा के ये लोग नहीं कर सकते। दूसरा क्या ऑप्शन बी है, तो क्या है, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि राज्यसभा के मेंबर हैं। ठीक है, सही में क्या दिया है, मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, यानी कि जो मंत्री हो लेकिन क्या हो, राज्यसभा का मेंबर हो, तो ये लोग कर सकते हैं। जैसे आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये क्या है, एमपी किससे हैं, एमपी आपके राज्यसभा से हैं, लेकिन मिनिस्टर हैं, तो लोकसभा में भी क्या करते हैं, जिनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और ये काम करते हैं, भाषण देते हैं, जो भी उनका स्पीच होता है, जो भी उनका आंसर होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आवर होता है उसमें क्या करते हैं, इनको जवाब देना होता है कोई भी चीज़ के बारे में, तो वो दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 8th क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, काउंसिल ऑफ स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर इन द रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट की क्या बोलते हैं, राज्यसभा, राज्यसभा के पास कोई एक्सक्लूसिव पावर होती है, वो किस संबंध में होती है, तो वही पूछा जा रहा है। तो कह रहा है किस संबंध में एक्सक्लूसिव पावर होता है। ऑप्शन ए दिया है टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट का हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ इनिशिएट की जाती है, राज्यसभा में। तो ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहे हैं कि टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग फॉर द रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी नहीं है आपका। थर्ड क्या दिया, टू रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ये उसका राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि अगर ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी है, जैसे आईएएस है, ये क्या है, ऑल इंडिया सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या आईपीएस जैसे इंडियन पुलिस सर्विस बोलते हैं, तो ये क्या है आपका, ये और आईएफएस, ये तीनों क्या ऑल इंडिया सर्विसेज है। अगर इसी तरह की कोई बनाना हो कि आईएमएस, इंडियन मेडिकल सर्विसेज के अगर बनाने की कभी कभी आती है चर्चा में, अगर इस तरह के बनाना, तो कोई एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है, पावर किसके पास है, तो वह है आपका राज्यसभा के पास।
ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा इसमें होगा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में कुछ पूछा कि दिया गया स्टेटमेंट के मैनर में, और उसमें पूछा गया करेक्ट पूछा गया। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है यार इट इज मतलब राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। तो यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट हाउस है। ठीक है, कितना क्या है, ये परमानेंट हाउस है। दूसरा क्या है, इट हैज अ टर्म ऑफ 5 ईयर। तो 5 ईयर नहीं होता, ये क्या है, 6 ईयर इनका टेन्योर होता है। कितना होता है टेन्योर, जो अगर बात करते हैं तो टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर होता है, जो उसके एमपी होते हैं। ठीक है, फिर ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। फिर थर्ड कह रहा है कि 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हर दूसरी साल में 1/3 जो मेंबर होंगे उनके एमपी होंगे वो क्या होंगे, रिटायर होते हैं। फिर फोर्थ कह रहा है इट्स मेंबर शैल नॉट बी लेस देन इज द 25 ईयर्स ऑफ एज। तो 25 नहीं, कितना होना चाहिए, 30 ईयर से कम नहीं होने चाहिए। अगर 30 ईयर से वो छोटे होंगे तो वो इलेक्ट नहीं हो सकते राज्यसभा में। तो क्या ये आपको, ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो, 30 ईयर होने चाहिए मिनिमम। और 25 ईयर किसके लिए है, लोकसभा इलेक्शंस के लिए। तो आप देख पा रहे हो कि पहला सही है और तीसरा सही है। ठीक है, और दूसरा और फोर्थ क्या है आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन देखिए कौन से में पहला और थर्ड दिया, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट होगा, यानी कि 1 और 3 इज करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असर्शन दिया गया है और उसमें रीजन दिया गया है। कह रहे हैं कि असर्शन में क्या बोला गया है, अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बिल्कुल सही बात है कि एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंडर। फिर रीजन क्या दिया गया, द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही बात है कि सुप्रीम लेजिस्लेटिव अगर बॉडी कोई है तो वो है आपका पार्लियामेंट है। यानी असर्शन भी सही है आपका और उसका रीजन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ठीक है, ऑप्शन क्या होगा इसका, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 9th होता है, ये आपका 10th है, और ये क्या था आपका 11th क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि मिनिमम हाउ मैनी टाइम्स द पार्लियामेंट हैज टू मीट इन अ ईयर। यानी एक साल में पार्लियामेंट कम से कम कितनी बार मिलना होगा, मिलना चाहिए, मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है वंस, ऑप्शन बी में है ट्वाइस, एंड ऑप्शन सी में है थ्राइस, एंड ऑप्शन डी में है आपका 4 टाइम्स। तो मिनिमम कितना बार मिलना होता है, 2 टाइम्स। ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन उसमें क्या लिखा है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि विद इन 6 मंथ, ये यानी कि 6 विद इन अ 6 मंथ में एक बार क्या होगी, मीटिंग जरूर होगी। यानी कि 6 मंथ के अंदर एक बार मीटिंग होगी, 1 टाइम, वंस। तो साल भर में कितने 6 मंथ्स के पीरियड आ जाएंगे, तो एटलीस्ट 2 बार उनको मिलना जरूरी होगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर और इज ऑब्लिक इज रिलेटेड स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो इसमें स्टेटमेंट दिए हैं उनसे क्या चीज कॉन्स्टिट्यूशन में बोली गई है। ठीक है, तो ऑप्शन स्टेटमेंट एक दिया, पहला स्टेटमेंट दिया, उसमें बोला गया है द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंट किसी हाउस का मेंबर नहीं होता है, वो क्या होता है, पार्लियामेंट का पार्ट होता है। ठीक है, तो मेंबर नहीं होता, ये स्टेटमेंट क्या है आपका, करेक्ट है। दूसरा कह रहा है, सेकंड जो स्टेटमेंट है, द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। तो यानी कि जो पार्लियामेंट कंसिस्ट क्या होती है, 2 हाउसेस, मतलब लोकसभा राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या है, आपके करेक्ट हैं। तो आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। जिसमें बी में क्या लिखा है, बोथ 1 और 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 13th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट इज कंप्लीटेड बाई। यानी कि जो पार्लियामेंट का फॉर्मेशन कंप्लीट होगा यानी कंपोजिशन में क्या क्या चीजें होंगी तभी पार्लियामेंट वो बन पाएगी। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ओनली हाउस ऑफ द पीपल हो, यानी कि हाउस ऑफ पीपल मतलब क्या, लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं, केवल लोकसभा हो। ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं हाउस ऑफ द पीपल एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि लोकसभा और प्रधानमंत्री। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सी की ऑप्शन सी में क्या दिया है, हाउस ऑफ पीपल हो सकते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी राज्यसभा होंगे, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं होते हैं पार्लियामेंट के कंपोजिशन में। पार्लियामेंट कंपोजिशन कंप्लीट कब होगी, पार्लियामेंट में क्या होना चाहिए, हाउस ऑफ पीपल होंगे यानी कि लोकसभा होगी, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा होगी, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। तो जब ये होंगे तभी क्या होगा, पार्लियामेंट्री का फॉर्मेशन कंप्लीट होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बोला गया है हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि इनमें से कौन है जो पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट में क्या होता है, प्रेसिडेंट है, लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है तीनों के नहीं, ये तीनों होते हैं। अब क्या बचा आपका, वाइस प्रेसिडेंट बचा। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या है, इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो नॉट पूछा गया तो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट क्या है, इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है पार्लियामेंट का, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट का ऑफिस किस आर्टिकल में, 63 में आता है, ठीक है। राज्यसभा किस आर्टिकल में आती है, 79 आर्टिकल में आता है। लोकसभा किस में आता है, 80 आर्टिकल में आता है। प्रेसिडेंट किस में आता है, 52 में, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 15th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया द ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूड, यानी ऑफिसर्स जो हैं पार्लियामेंट के कौन कौन से होते हैं। कह रहे हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी में कह रहे हैं डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी ये भी सही है आपका। उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं लोकसभा के। जो तीसरा कह रहे हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, तो ये भी आपका सही है। और चौथा क्या है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये भी क्या है, इसके ऑफिसर्स ही होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, सारे के सारे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस, यानी ऑल द 4 होंगे जो क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द मेंबरशिप ऑफ ए पार्लियामेंट ऑब्लिक लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबरशिप में बी टर्मिनेटेड इफ ही रिमेन्स absent विदाउट इन्फॉर्मिंग टू द रिस्पेक्टिव हाउस ऑफ फॉर ए टर्म ऑफ, यानी कोई एमपी हो सकता है या एमएलए हो सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकता है, ठीक है। उसकी मेंबरशिप क्या हो, टर्मिनेट की जा सकती है अगर वो बिना कितने दिनों तक बिना इन्फॉर्म किए आपका अब्सेंट रहता है। तो ऑप्शन आपका दिया है ए में 60 डेज, ऑप्शन बी में 90 डेज एंड ऑप्शन सी में है आपका 120 डेज एंड ऑप्शन डी में आपका 150 डेज। तो अगर वो 60 डेज तक बिना विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन वो हाउस से क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा हाउस में, तो उसको तो क्या होगा, उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट की जा सकती है। 60 डेज मतलब 2 मंथ, ये याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी मंथ में दे देता है तो 2 मंथ याद रखना है, वैसे डेज बोलेगा तो 60 डेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस डील्स विद द प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज, ठीक है, विशेषाधिकार और उनकी जो उत्कृष्टता दी जाती है ऑफ ए मेंबर यानी एमपी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो प्रिविलेज दिए जाते हैं और उनको विशेषाधिकार दिए जाते हैं जो एमपी को, वो किस आर्टिकल के अंदर दिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है 100 का आर्टिकल 104, ऑप्शन बी में है आर्टिकल 105 एंड ऑप्शन सी में है आर्टिकल 82 और ऑप्शन डी में है आर्टिकल 117। तो किस में दिए जाते हैं प्रिविलेज मोशन, किस में आता है, तो आर्टिकल 105 में होता है। अगर आर्टिकल 117 की बात करें तो इसमें क्या आता है, फाइनेंशियल बिल, क्या आता है, फाइनेंस बिल आते हैं, फाइनेंस बिल आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसमें बोला जाता है प्रिविलेज मोशन कैन बी रेज्ड अगेंस्ट अ मिनिस्टर व्हेन, यानी प्रिविलेज मोशन जो है अगर अब मंत्री के अगेंस्ट रेज किया जा सकता है, अगर क्या कब कर सकते हैं, तो अब कह रहा है ही, ऑप्शन ए में क्या है, लॉसेस कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, यानी कि वो अपनी सरकार की जो विश्वास है वो क्या है, खो दे, ठीक है। ऑप्शन बी में है अब्सेंट हिमसेल्फ फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि अब्सेंट लॉन्ग समय, बहुत लंबे समय तक क्या वो अब्सेंट रहे। ऑप्शन सी में कह रहे हैं विथ होल्ड फैक्ट ऑफ केसेस और गिव डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ फैक्ट्स, यानी कि जो उनको जब भी कोई क्वेश्चन आंसर सेशन होता है या क्वेश्चन हावर होता है, अगर उसमें कोई उसने डिस्टॉर्टेड फैक्ट दे दिए हैं या रॉन्ग फैक्ट दे दिए हैं, तो उस केस में क्या होता है, प्रिविलेज मोशन उसके अगेंस्ट रेज किया जा सकता है, कहाँ पर, लोकसभा में। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा गया, हम हमेशा अंडरलाइन करते हैं, आपको याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कलेक्टिव प्रिविलेज, not a collective privilege of a member of the parliament, members of the parliament। तो ऑप्शन आपका दिया है फ्रीडम ऑफ डिबेट एंड प्रोसीडिंग्स, तो इसमें इम्यूनिटी होती है, ठीक है, यानी कुछ भी उसके हाउस के अंदर कोई भी बात बताएंगे वो, ताकि उन पे क्या हो, ताकि वो सच्चाई बातों को रख सकें अगर हाउस में, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स। ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं कि ऑप्शन बी में कह रहे हैं राइट्स टू रेगुलेट द इंटरनल मैटर्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो भी राइट्स उनको मिले हैं कि कोई बाहर का आदमी जा नहीं सकता या कोई बाहर का आदमी रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो ये क्या है, उनके पास प्रिविलेज है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है।
थर्ड कह रहा है फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडेंस एज अ विटनेस, ठीक है, यानी कि अगर वो किसी केस में गवाह होंगे तो उनको आज़ादी मिल सकती है कि वो अटेंडेंस ना दे, यानी कि विटनेस गवाह ना दे, तो ये ऐसा प्रिविलेज नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ में क्या दिया है, प्रिविलेज ऑफ एक्सक्लूडिंग स्ट्रेंजर फ्रॉम द हाउसेस, तो ये भी सही बात है। तो कौन सा प्रिविलेज नहीं है, तो वो है फ्रीडम फ्रॉम द अब्सेंट अटेंडेंस एज अ विटनेस, ठीक है। तो अटेंडेंस अगर गवाह के रूप में कहीं पर प्रेजेंट है तो वो क्या होंगे आपके, वो प्रिविलेज में नहीं आएगा, तो इसलिए ऑप्शन रॉन्ग पूछा गया, तो नॉट प्रिविलेज। तो ये वाला प्रिविलेज क्या है, पार्लियामेंट्री यानी एमपी एमएलए के पास नहीं होता, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज अ विटनेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट है, पूछा गया है। तो कह रहे हैं पहला स्टेटमेंट दिया गया है ओनली द ऑब्जेक्ट ओनली द राज्यसभा एंड नॉट लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर, कह रहे हैं कि केवल राज्यसभा के पास नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, लोकसभा के पास नहीं, ठीक है। सेकेंड कह रहे हैं देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर नॉमिनेटिंग 2 मेंबर्स ऑफ बिलोंगिंग टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द राज्यसभा, तो राज्यसभा में नहीं करते थे, ये लोकसभा में किया जाता था, ठीक है। दूसरा बात, तीसरा कह रहा है देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर नॉमिनेटिंग मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड एज द यूनियन मिनिस्टर, तो ये भी ऐसा कुछ करेक्ट वो पूछा गया, तो ये भी ऐसा कोई नियम नहीं कि जो नॉमिनेटेड हो उनको मेंबर बनाने में रोका जा सके, कोई रोक ना हो, ठीक है। थर्ड कह रहे हैं नॉमिनेटेड मेंबर कैन बी वोट बोथ इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड वाइस प्रेसिडेंशियल, तो नॉमिनेटेड मेंबर बोथ वोट कर सकते हैं किसमें, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, बट नॉट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, ठीक है। तो क्या पूछा, करेक्ट पूछा है, तो क्या है, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। इस केस में अभी के समय में जो आप देखेंगे प्रेजेंट सिचुएशन है, तो वहां पर क्या है, राज्यसभा में तो नॉमिनेट होते हैं, लेकिन अगर 2019 के पहले की अगर बात करते हैं तो उसमें लोकसभा में भी नॉमिनेटेड होता था, कौन से, 2 लोगों का, एंग्लो इंडियंस का। तो बट ये क्वेश्चन किस कब आया है, आज 2022 है, 2019 से में ये चीजें खत्म हो गई थी, तो इसलिए कह सकते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जिसमें दिया गया है पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट वेन, यानी कि पार्लियामेंट किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर बना सकती है, लेजिस्लेशन कर सकती है, कब, तो ऑप्शन आपका दिया है देयर इज असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की सहमति से। ऑप्शन बी है रेजोल्यूशन देयर ऑफ हैज बीन पास्ड बाय द स्टेट, यानी कि वो स्टेट ही क्या करे, एक रेजोल्यूशन पास करके देगी, भाई हमारे जो स्टेट के राइट्स हैं या स्टेट लिस्ट है उस सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट कोई सब्जेक्ट पे क्या लॉ बना सके। तीसरा कह रहा है इन एनी सिचुएशन, यानी किसी भी कंडीशन में बनाना चाहे तो बना सकती है। फोर्थ कह रहा है आपका जनरल परमिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन रिसीव्ड, तो कब बना सकता है, जब स्टेट कोई रेजोल्यूशन पास करके देते हैं, या एक स्टेट भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ स्टेट्स भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है कि कई सारे स्टेट्स हैं, उनको पता नहीं चल पा रहा कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में वो क्या लॉ बनाए, तो वो पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या रिटर्न रिक्वेस्ट जब देंगे तो पार्लियामेंट उसमें लॉ बना सकती है, ठीक है। या फिर राज्यसभा से स्पेशल क्या हो, रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए आर्टिकल 249 के अंदर, तो भी क्या होते हैं, तो 1 साल के लिए पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट में क्या कर सकता है, कोई भी अमेंडमेंट या लेजिस्लेशन या कानून बना सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम लोग देखते हैं, यूनियन पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, यानी कि जो पार्लियामेंट है किसी स्टेट सब्जेक्ट में कब लिस्ट में लेजिस्लेशन कर सकता है, यानी कानून बना सकता है, ठीक है। अब तो पहला स्टेट में कह रहा है टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट, यानी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने की, तो बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा क्या है बाय द कंसेंट ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा मतलब जो राज्य सरकार होगी, यानी राज्य की सहमति पर, ठीक है। तीसरा कह रहा है व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन द ऑपरेशन, यानी कि जब इमरजेंसी कोई इमरजेंसी वहां पर लग गई होती है, भी इस केस में भी क्या कर सकते हैं, वो नॉमिनेशन क्या कर सकते हैं, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है इन नेशनल इंटरेस्ट एंड आफ्टर द रेजोल्यूशन पास बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट ने कोई आर्टिकल कौन सा 249 के अंदर के पास कर दिया होगा तब भी कर सकते हैं। तो इस चारों केस में क्या कर सकते हैं कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिसमें क्या लिखा है ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 23rd क्वेश्चन है द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट और फिर स्टेट लिस्ट अनलेस, यानी कि जो पार्लियामेंट है, इंडियन भारतीय पार्लियामेंट है, वो इन स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट में नियम नहीं बना सकती अनलेस, जब तक कि कब, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट टू डू दिस सो, यानी कि प्रेसिडेंट जब तक कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ऐसा करने के लिए डायरेक्शन दे, तो ये नहीं, कोई प्रेसिडेंट का रोल नहीं होता।
तीसरा सेकंड कह रहा है द राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो जब राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास करेगी, यानी आर्टिकल 249 के अंदर जब रेजोल्यूशन पास होगा 2/3 मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी जिसे बोलते हैं, तब क्या कर सकती है, तो पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकती है। तीसरा कह रहा है स्पीकर ऑफ द लोकसभा स्पीकर ऑफ द विधानसभा सर्टिफाइड दैट द लेजिस्लेशन इज नेसेसरी, यानी स्पीकर जो है विधानसभा का वो सर्टिफाई करेगी जो लेजिस्लेशन हो रहा है वो क्या है, यहाँ राज्य के लिए वो जरूरी है। तो ऐसा कोई स्पीकर के पास कोई पावर नहीं होती, ठीक है। चौथा क्या है, देयर इज ए नेशनल इमरजेंसी, यदि वहाँ पर क्या हो, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया हो, तो उस केस में भी क्या है, राज्यसभा यानी कि भारत पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, 2 और 4 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी में दिया। ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें क्या दिया, 2 और 4 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है वो किसी एक होल पार्ट में बना सकते हैं या किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए भी कोई मीटिंग कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रीटी बनाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर होल, यानी लॉ बना सकता है पाल होल यानी पूरी इंडिया के लिए कह सकते हैं, यानी कि होल टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर रीजन की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। फॉर इम्प्लीमेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय जो संधि है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसमें कब कर सकती है, तो कह रहा है कि ऑप्शन ए दिया है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल स्टेट, यानी कि सारे राज्यों की सहमति से, ठीक है। तो ऑप्शन बी में कह रहा है विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ स्टेट, यानी कि 50% + 1 जो स्टेट हो उसे मेजोरिटी ऑफ स्टेट बोलेंगे। तो ये कह रहा है मेजोरिटी ऑफ स्टेट की कंसेंट पे यानी कि हम सहमति पर। तो थर्ड क्या दिया, विद द कंसेंट ऑफ स्टेट ऑफ कंसर्न, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में वो कानून बनाना हो या कानून या इम्प्लीमेंट करना है इंटरनेशनल ट्रीटी, तो उस राज्य की सहमति से। तीसरा ये कह रहा है ऑप्शन सी में। और चौथा क्या, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी या जो विधि है, सम्मति है, उसके लिए अगर कोई भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट क्या है, वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या लॉ कोई बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who can legislate on the subject which are not included in any of the list of the subject given in the constitution, यानी कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी लिस्ट में नहीं है, ना तो स्टेट लिस्ट में है, ना ही यूनियन लिस्ट में है, और ना ही आपका कॉन्करेंट लिस्ट में। तो अगर ऐसे किसी सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है तो कौन लेजिस्लेशन लॉ बनाएगा, तो पहला ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन ए में है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी में है आपका पार्लियामेंट, ऑप्शन सी में है स्टेट लिस्ट, एंड ऑप्शन डी में आपका रीजनल काउंसिल। तो इस तरह का जब लिस्ट आएगी, सब्जेक्ट आएगी, तो उससे बोलते हैं आप कौन बनाता है, वो पार्लियामेंट बनाती है। और इस तरह की जो लिस्ट बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेसिडुअरी पावर, उनको क्या बोलते हैं, रेसिडुअरी पावर्स बोलते हैं। और वो कौन बनाता है, पार्लियामेंट उस पर लॉ बनाएगी। कौन बनाएगी, पार्लियामेंट। और ये कॉन्सेप्ट हमने रेसिडुअरी कॉन्सेप्ट का जो पावर कहाँ से अडॉप्ट किया था हमने, तो कनाडा से, कनाडा के जो कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा के संविधान से हमने ये क्या किया था, अडॉप्ट किया था, अडॉप्टेड फ्रॉम कनाडा, ठीक है। तो कनाडा से ये रेसिडुअरी जो लिस्ट है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया हमने, कॉन्सेप्ट जो लिया कनाडा से लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स विल इनेबल द अडॉप्टेशन ऑफ मनी बिल दैट वाज वंस पास्ड बाय द लोकसभा बट अमेंडेड बाय द राज्यसभा। तो कह रहे हैं कि अगर मनी बिल के बारे में बात की कि मनी बिल है जो राज्यसभा ने एक बार में पास कर दिया, बट अमेंडमेंट क्या किया, राज्यसभा ने अमेंडमेंट किए हैं उसमें। तो कह रहे हैं तो ये कब पास माना जाएगा या प्रोसीजर क्या होगा उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो कह रहे हैं इट विल गो टू द प्रेसिडेंट, यानी उस तरह का लोकसभा ने क्या किया है, पास कर दिया है, और राज्यसभा ने उसमें रिकमेंडेशन दी है, और उसके बाद कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास चला जाए। तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं जाता है, ठीक है। तो सेकंड में क्या कह रहा है, द लोकसभा विल हैव टू पास इट विथ, यानी कि लोकसभा को मस्ट हैव का मतलब जरूरी होना, पास पढ़ना पड़ेगा, हैव टू का मतलब पास करना ही पड़े, कह रहे हैं ऐसा, विथ 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द सिटिंग ऑफ द वोटिंग। तो ये भी आपका कोई बाउंडिंग नहीं, क्योंकि हैव टू का मतलब बाउंडिंग है, तो यहाँ पर बाउंडिंग नहीं होता है।
वो तो उनकी चाहे एक्सेप्ट करें रिकमेंडेशंस को, यानी राज्यसभा की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको एक्सेप्ट कर भी सकती हैं और उनको रिजेक्ट आउट भी कर सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव पावर होती है पार्लियामेंट में। अगर मतलब लोकसभा की, जब आप हम लोग पढ़ेंगे कि अगर जब थ्योरी पोर्शन पढ़ाएंगे इसका, तो पार्लियामेंट और राज्यसभा में, मतलब राज्यसभा और लोकसभा में अगर जब एक्सक्लूसिव पावर की बात करेंगे तो कुछ पावर जो राज्यसभा के पास होंगी वो लोकसभा के पास नहीं होंगी, और जो कुछ पावर जो राज्यसभा के पास मतलब नहीं होंगी और जो लोकसभा के पास होंगी। तो मनी बिल का जो कॉन्सेप्ट है, मनी बिल की स्पेशल जो एक्सक्लूसिव पावर है वो किसके पास है, आपकी लोकसभा के पास है, ना कि राज्यसभा के पास। ठीक है, तो थर्ड स्टेट में कह रहा है अ ज्वाइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज विल बी कॉल्ड। तो कभी नहीं हो सकता है ज्वाइंट सेशन, केवल और केवल किस एक कंडीशन में बुलाया था, जब क्या हो, ऑर्डिनरी बिल के लिए। किसके लिए बुलाते हैं, ऑर्डिनरी जब बिल होगा, साधारण बिल, ऑर्डिनरी बिल, उसी केस में क्या बना सकते हैं हम लोग, ज्वाइंट सिटिंग बना सकते हैं बस। ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, ना ही मनी बिल के लिए, इन सब के लिए कभी भी क्या होगा, ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकते हैं, नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, फोर्थ देख, जो डी ऑप्शन है, कह रहे हैं इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड इफ लोकसभा पासेस इट अगेन आइदर बाय एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग। अगर ऐसा माना जाता है, कहने का मतलब इसको मान लिया गया कि अगर राज्य लोकसभा ने उसको क्या किया, दोबारा से उसको पास कर दिया, चाहे उसकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लिया हो और चाहे उसकी रिकमेंडेशन को रिजेक्ट आउट कर दिया हो, तो भी वो क्या है, मनी बिल पास कर दिया जाएगा, माना जाएगा कि वो मनी बिल पास हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। ये एक्सक्लूसिव पावर है क्यों, क्योंकि अगर मनी बिल पास नहीं हो पाया लोकसभा में तो क्या होगा, जो सरकार होगी यानी जो गवर्नमेंट होगी उसको रिजाइन करना पड़ेगा, और उसमें गवर्नमेंट सरकार जिस कहते हैं गिर गई सरकार, तो वो सरकार क्या होगी, फेल हो जाएगी और गिर जाएगी उस तरह से। ठीक है, तो ये जरूरी है, इसलिए एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट को दी गई है मनी बिल के संबंध में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है, कुछ असर्शंस दिया गया है और रीजन दिया गया है। ठीक है, तो असर्शन रीजन में बात कर लें तो उसमें क्या दिया गया, कह रहे हैं कि अ रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा आफ्टर मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा एंड ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। फिर से वही सेम स्टेटमेंट कह रहे हैं कि अगर जो भी रिकमेंडेशन दी गई हैं और उसको क्या है, हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय, नहीं लोकसभा को क्या है, मानना ही पड़ेगा। तो ये ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तो इसलिए आप यहीं से समझ लीजिए कि ये स्टेटमेंट क्या होगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो रीजन की बात कर रहे हैं, रीजन में क्या दिया कि मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, और मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन आपका डी सही होगा। क्यों, क्योंकि असर्शन क्या है, फॉल्स है, बट रीजन इज ट्रू है। तो मनी बिल की अगर हम कंडीशन लिखेंगे तो क्या होता है मनी बिल को, तो मनी बिल पास करने मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए इंट्रोड्यूस ओनली कहाँ पर होगा, या आपका लोकसभा में होगा, बट विथ क्या होगा, विथ प्रायर रिकमेंडेशन किसकी रिक्वायर होती है, तो वो प्रेसिडेंट की, बट विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ, यानी कि प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की पहले से स्वीकृति होती है, इसीलिए इसको प्रेसिडेंट भी क्या कर सकते हैं, ये रिकंसीडर नहीं कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, ये विथहोल्ड कर सकते हैं, या तो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, बस ये काम कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट या तो उसको साइन कर देंगे या तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, और वो रिकंसिडरेशन, पॉकेट वीटो कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते मनी बिल के केस में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इसमें बोला गया है व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 हावर इन द लोकसभा। ठीक है, कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम टाइम लिमिट होगी 0 हावर की वो कितनी होती है। तो ऑप्शन ए दिया है 30 मिनट, ऑप्शन बी में है 1 हावर, ऑप्शन सी में है आपका इनडेफिनेट पीरियड होगा, ऑप्शन सी में है आपका 2 हावर। तो जो 0 हावर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका, इंडियन, एक तो पहली बात तो ये इंडियन कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया ने ही शुरू किया है, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। कब शुरू हुआ था, 1961 के आसपास इसका स्टार्टिंग हुई थी। और 0 हावर क्या होता, हमेशा क्या होता, पहले क्या होता, क्वेश्चन हावर होगा, फिर जो भी टाइम आएगा वो 0 हावर होगा। ठीक है, 0 हावर होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, डिबेट और डिस्कशन शुरू हो जाएंगे। तो ऑप्शन कितने घंटे का होता है, मैक्सिमम टाइम 1 हावर का होता है। ठीक है, पहले का क्वेश्चन हावर सेशन होगा, फिर इसके बाद 0 हावर होगा, फिर इसके बाद डिबेट और डिस्कशन होंगे। ठीक है, तो जनरली इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 10 से 11 से, जैसे हाउस होता है 10 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 10 से क्या होगा 11 तक चलता है क्वेश्चन आवर, और 11 से 12 तक क्या 0 हावर। अगर जब ये विंटर सीजन आ जाता है तो क्वेश्चन आवर चलता है 11 से 12, और फिर इसके बाद ये क्या चलता है 12 से 1 तक चलता है। ठीक है, 0 हावर। तो ये दोनों टाइम पीरियड में आपका जो 0 हावर वो आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। इसमें है 29th क्वेश्चन है, देख रहे हैं हम लोग।
जिसमें कहा गया द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर of a house to stop speaking and let other member speak। यानी अगर स्पीकर ने कहा है किसी एक पर्टिकुलर मेंबर को कि आपका हो गया, यानी टाइम पीरियड जो उन्होंने अलॉट किया वो क्या है, वो खत्म हो जाएगा और दूसरे मेंबर को मौका दिया जाएगा बोलने के लिए। दिस प्रोमिनोमिना इज नोन एज। तो इस तरह का जो फिनोमिना है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए बोला था, कह रहे हैं डिकोरम है, ऑप्शन बी है क्रॉसिंग ऑफ फ्लोर, ऑप्शन सी है इंटरपेलेशन, ऑप्शन सी डी है आपका यील्डिंग ऑफ द फ्लोर। इसको क्या बोलते हैं? यील्डिंग ऑफ द फ्लोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यील्डिंग ऑफ द फ्लोर। क्रॉसिंग ऑफ फ्लोर का क्या मतलब होता है? जब कोई मेंबर एक पार्टी छोड़कर और दूसरे पार्टी में चला जाता है, यानी वो फ्लोर, जैसे देखा होगा आपने कभी पार्लियामेंट का जो डिबेट आपने देखा होगा, इस तरह से बैठते हैं लोग, यहाँ पर आपके स्पीकर बैठते हैं और यहाँ पर मान लीजिए पक्ष बैठा है, यानी सर गवर्नमेंट बैठी होगी, यहाँ पर अपोजिशन बैठा होगा। तो जब ये अपोजिशन के हों या यहाँ के कुछ लोग होंगे, यहाँ पे अगर इस पार्टी को छोड़कर यहाँ चले जाएंगे तो इसे क्या बोल देंगे? फ्लोर क्रॉस कर लिया ना, जैसे बोलेंगे क्रॉसिंग ऑफ फ्लोर, ये होता है। ठीक है। यील्डिंग मतलब क्या? इनका टाइम ऑफ पीरियड यील्ड हो गया, जैसे आपने सुना होगा यील्डिंग ऑफ क्रॉप, यानी कि जो फसल पक चुकी है। तो उस तरह से क्या, इनका टाइम पीरियड भी जो जिनको बोलने को अलॉट किया गया था वो टाइम क्या है, वो अलॉटमेंट टाइम जो है वो पूरा हो चुका है। अब दूसरा बंदा जो भी, चाहे अपोजिशन भी हो सकता है या सेम पार्टी का मतलब गवर्नमेंट की तरफ हो सकता है, या पक्ष या विपक्ष, किसी दूसरे मेंबर को क्या दिया जाएगा? टाइम अलॉट किया जाएगा, तो उसे बोलेंगे यील्डिंग ऑफ फ्लोर। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, देखते हैं। इसमें कह रहा है द टाइम ऑफ 0 हावर इन पार्लियामेंट इज। तो ऑप्शन ए आपका दिया है कि टाइम क्या है 0 हावर का पार्लियामेंट, तो ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन ए में क्या है? 9 AM टू 10 AM। ऑप्शन बी है 10 AM टू 11 AM। ऑप्शन सी दिया है आपका 11 AM टू 12 AM। ठीक है। और ऑप्शन आपका डी दिया है 12 नून टू 1 PM। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि जब हमेशा हाउस मैक्सिमम टाइम स्टार्ट कहाँ से होता है, या तो 10 से 11, 10 से शुरू होगा या तो 11 से शुरू होगा। तो 10 से जब शुरू होता है, 10 से 11 क्या चलता है? क्वेश्चन हावर चलता है। 11 से 12 क्या चलेगा? 0 हावर चलेगा। अगर जब हाउस विंटर में क्या होगा, 11 से शुरू होगा, तो 11 से 12 में क्या होगा? क्वेश्चन हावर होगा। और फिर इसके बाद 12 से 1 में क्या होगा आपका? ये 0 हावर होगा। तो दोनों ही ऑप्शन सही, यानी कि सी भी आपका सही हो सकता है और डी भी आपका ऑप्शन सही होगा। तो आंसर क्या होंगे इसके? सी और डी दोनों ही होंगे। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही लगातार वीडियो मिलते रहें और आप अपना आकलन करते रहें। ठीक है। कमेंट बॉक्स पे जरूर अपना स्कोर टाइप करिएगा, जिससे आप अपना, हमें पता चल सके कि आप लोग जो इस कर रहे हैं तैयारी, उसमें क्या लेवल की क्या चीज़ें की कमी हो सकती है, तो कुछ आपको सजेशंस दिए जा सकते हैं। और आपको अगर कोई चीज़ ऐसे सजेशंस देनी है हमसे, या कुछ रिक्वेस्ट करनी है, या कोई चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ पोर्शन हमें छूट रही है, तो हम ट्राई करेंगे कि अभी जितने दिन बचे हुए हैं, आज 7 तारीख हो गई है, तो 7 तारीख को ही आप लोग सब लोग टाइम से पहुँचें हर जगह, जहाँ जहाँ सेंटर हो एक दिन पहले पहुँच जाएँ, ताकि आप बहुत जाने में रस ना हो, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है इस बार के काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का भी, और जो भी कोविड की नियम हैं उनको भी पालन करिएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।